कहानी की शुरुआत में हमें एक युद्ध का सीन दिखाया जाता है। फिर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि गन लेके फायरिंग करने के पोजीशन में होते हैं। फिर जैसे ही वो फायर करते हैं, सामने से भी फायर होता है जिसमें हमारा एमसी भी गोलियों से भून दिया जाता है और वो वहीं मर जाता है। फिर उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन तभी वो एक रोशनी देखता है और उस रोशनी से उसका कोई हाथ पकड़ता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है और उस दुनिया में उसे आए हुए 3 साल हो जाते हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि भगवान ने उसे एक नई जिंदगी दी है और वो इस जिंदगी में अपने घटिया और बेकार जिंदगी को अच्छा बना के रहेगा। तभी एक इंस्ट्रक्टर अनाउंसमेंट करता है कि आज अवॉकनिंग सेरेमनी है, इसलिए सबको अपने एकेडमी यानी अरोरा एकेडमी जहाँ हमारा एमसी पढ़ता है उसके स्पोर्ट्स फील्ड में जाके जमा होना है। फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया के बारे में कि इस दुनिया में हर तरफ मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ह्यूमंस अपने आप को रैंक में बांट देते हैं, जिसमें सबसे कमजोर रैंक होता है सी, फिर उससे ताकतवर बी, फिर उससे ताकतवर ए और सबसे ताकतवर एस। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लूना वायरमोंट, जो कि एक इलाइट क्लास की स्टूडेंट होती है जिसने अभी अभी एक एस रैंक की क्लास प्यूरिफिकेशन सेंट को अवोकन किया है। फिर हमें बताया जाता है कि उसका टैलेंट पॉइंट 95 है और अगर किसी का 90 से ज्यादा टैलेंट पॉइंट होता है तो उसको गारंटी एक एस रैंक की क्लास मिलती ही है। उसके बाद हमारे एमसी का टर्न आता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करके बोलने लगते हैं कि वो देखो वो तो प्लूटो है, यानी हमारा एमसी, उसके तो पूरे 200 टैलेंट पॉइंट्स है, पता नहीं वो क्या तहलका मचाएगा। फिर रास्ते में उसे लूना मिलती है और बोलती है कि मुझे निराश मत करना। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो स्टेज में जाता है चारों तरफ हल्ला मच जाता है और सब उसे चीयर अप करने लगते हैं और हमारा इंस्ट्रक्टर एमसी को बोलता है कि अवोकनिंग और में अपना हाथ रखो। फिर वो सोचता है कि दुनिया में सिर्फ प्लूटो ही ऐसा है जिसके पास 200 टैलेंट पॉइंट है। फिर हमारा एमसी से वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अजूरो ड्रैगन गिल्ड ने हमें 5 स्लॉट दिए हैं, अगर तुमने एक एस रैंक की क्लास अवोकन की तो तुम्हें हम एक स्लॉट पक्का दे देंगे। फिर हमें अजूरो ड्रैगन गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि वो नेशन 1 का 5 सबसे बड़े गिल्ड में नंबर 1 में है। अगर कोई उस गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है तो उससे पैसे, स्टेटस और उसका फ्यूचर भी एकदम सिक्योर हो जाता है, इसलिए सभी अवोकनर उस गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है उस गिल्ड की कि उस गिल्ड अजूरो ड्रैगन गिल्ड ही एक ऐसा गिल्ड है जो नेशन के द्वारा बनाया गया है, यानी उनके पास मिलिट्री तक की पावर है। क्योंकि हमारा एमसी भी पिछले जिंदगी में एक सोल्जर था किसी कमजोर देश का, इसलिए वो एकदम बेकार मौत मरा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस जन्म में मैं अपने आप को अपने देश को बहुत ही ताकतवर बनाऊंगा, इतना ताकतवर कि पूरी दुनिया में कोई भी उसका सामना ना कर पाए। फिर जैसे ही हमारा एमसी उस ऑर्ब में अपना हाथ रखता है, बहुत ही इंटेंस लाइट निकलती है। सबको लगता है कि उसने एक एस रैंक की क्लास ओपन की है और तभी हमारा एमसी शॉक हो जाता है और सभी कोई भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका क्लास होता है नेक्रोमैंसर। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या नेक्रोमैंसर? फिर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि नेक्रोमैंसर वो तो सबसे खराब क्लास है क्योंकि वो एक एस रैंक की क्लास नहीं बल्कि एक सी रैंक की क्लास है। फिर सब सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा एमसी के पास तो 200 टैलेंट पॉइंट थे, फिर भी उसने सबसे खराब क्लास नेक्रोमैंसर को अवोकन किया। फिर हमें हमारे एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। हमारा इंस्ट्रक्टर भी नाराज हो जाता है। फिर हमारा एमसी भी अपना होप खो देता है, लेकिन तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है कि आपने रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्वालिफिकेशन पा ली है। फिर ये सुनकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है, क्या रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्वालिफिकेशन पा ली है? ऐसे तो मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है। तभी मैसेज आता है कि आपके लिए समनिंग लिमिट को हटा दिया गया है, अब आप जितनी चाहे उतने सोल्जर को बुला सकते हैं। हमारा एमसी भी ये सोच के खुश हो जाता है और
हमें बताया जाता है कि एक नेक्रोमेंसर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो 30 मिनट में बस एक ही सोल्जर समन कर सकता है, चाहे उसके पास कितना भी एमपी हो या चाहे उसका लेवल कुछ भी हो। इसलिए हमारा एमसी भी बहुत खुश हो जाता है इसे जानकर, और वो सोचता है कि अभी उसके पास बस 10 एमपी है, इसलिए वो तुरंत के तुरंत 10 सोल्जर समन कर सकता है। और वो तो अभी लेवल 0 में ही है। अगर वो लेवल अप करते रहेगा तो उसका एमपी भी बढ़ते रहेगा और वो और भी ज्यादा सोल्जर्स बुलाते रहेगा। ये सोचकर हमारा एमसी भी बहुत खुश हो जाता है और हमें एक खतरनाक सा हमारे एमसी का कूल सा लुक दिखाया जाता है। और वो सोचता है कि सिर्फ इसी रेस्ट्रिक्शन से रिमूव होने के साथ ही मैं किसी भी एस रैंक के वर्कनर को इजीली डिफीट कर सकता हूँ। लेकिन तभी हमारा इंस्ट्रक्टर एकदम अनरिस्पेक्टफुल, मतलब एकदम भाव देने के जगह एकदम बुरे तरीके से बोलता है, मतलब बुरे तरीके से बोलता है कि प्लूटो अब तुम्हारा सेरेमनी हो गया, चलो अब स्टेज से बाहर निकलो। फिर हमारा एमसी भी गुस्सा उसे मतलब घूरता है, अपने मन में सोचता है कि क्या बकवास है, जब मेरे पास 200 टैलेंट पॉइंट थे तब मुझे कितनी इज्जत दी जा रही थी, अब तो मुझे अब तो ऐसा करे जैसे कितना बकवास है, जब मेरे पास 200 टैलेंट पॉइंट थी तब मुझे इतना भाव दिया जाता था, और अब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं एकदम गवार हूँ। फिर हमारा एमसी वहां से स्माइल करके जाने लगता है, जिसे देख के हमारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या हमारा एमसी का दिमाग खराब हो गया है कि वो स्माइल कर रहा है, जबकि उसने एक सी रैंक की क्लास ओपन की है। जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तभी एक बंदा आके उसे टोकता है और बोलता है कि तुम्हारे पास 200 टैलेंट पॉइंट है, उसके बावजूद तुमने एक सी रैंक की क्लास ओपन की है, क्या बकवास है ये, इससे अच्छा तुम मेरे पालतू बन जाओ और शायद मैं तुम्हें लेवल अप कराने भी ले जाऊं इसी बहाने, अगर तुम मेरे पालतू बन जाओगे तो। लेकिन सी क्लास को लेवल अप कराना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम जैसे कचड़े को तो कोई लेवल अप कराने भी नहीं ले जाएगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि एड्रियन ब्लैकवुड, पता नहीं क्यों पर ये बंदा हमेशा मुझसे लड़ते रहता है, मेरी कभी इस बंदे से नहीं बनती। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि वहाँ लूना खड़ी है। फिर लूना उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जाऊँ। तो फिर हमारा एमसी चौंक के बोलता है कि एक एस रैंक की बंदी मुझे एक सी रैंक के बंदे को लेवल अप कराना ले जाना चाहती है, क्या ये बकवास नहीं होगा, क्या तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। फिर लूना बोलती है बिल्कुल नहीं। फिर वो पूछती है कि तुम अजूरो ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो, है ना, क्या मैंने सही कहा। अगर मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जाऊं तो शायद तुम्हें चुना जा सके। फिर हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो फिर लूना बोलती है कि तुम्हारे पास तो 200 टैलेंट पॉइंट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम एक आम नेक्रोमेंसर होगे। फिर हमारा एमसी भी अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये लूना बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने तुरंत गैस कर लिया कि मैं एक आम नेक्रोमेंसर नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी उससे बोलता है कि ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने खुद के दम पे और मेहनत करके अज़ूर ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होना चाहता हूँ। अगर मैं खुद से ज्वाइन भी नहीं हो पाता हूँ तो मैं मान लूंगा कि मैं अज़ूर ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होने के काबिल ही नहीं हूँ। फिर वो सोचता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मैं अपना इतना लेवल बढ़ा दूंगा कि 1 महीने बाद अवोकनिंग सेरेमनी में मैं सभी के सभी नए अवोकनर को चुटकियों में मसल के रख दूं, चाहे वो ए रैंक का हो या फिर एस रैंक का, मैं सबको सरपास करके रहूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अज़ूरो एकेडमी के डंजन हॉल की तरफ। फिर हमारा एमसी एक डंजन के बाहर खड़ा होता है जिसका नाम होता है सीक्वेंस ट्रायल, जहाँ पे लेवल 1 से लेवल 5 के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन इस डंजन की खास बात यह है कि यहाँ पे चैलेंजर को अकेले ही जाना पड़ता है, मतलब वो किसी भी ग्रुप को लेके नहीं जा सकता है, और अगर कोई गलती से चला गया तो जब तक वो पूरा के पूरा स्टेज क्लियर ना कर दे तब तक वो बाहर भी नहीं आ सकता है, यानी लड़ो या मरो का सिचुएशन होता है। और सबसे खास बात सीक्वेंस ट्रायल की ये होती है कि यहाँ पे मारने पे मॉन्स्टर्स नॉर्मल डंजन से ज्यादा एक्सपी देते हैं, जिससे कि लेवल अप बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि सीक्वेंस ट्रायल के अंदर जाने का। तभी कुछ लोग वहां से जा रहे होते हैं, मतलब जो उसके क्लास में होते हैं, और उनमें से उसकी क्लास टीचर भी होती है, जो देख के चौंक जाती है कि क्या प्लूटो अभी सीक्वेंस ट्रायल के अंदर चला गया, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वो घबरा जाती है और सोचती है कि वो उसका वहीं इंतजार करेगी जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सीक्वेंस ट्रायल में, जहाँ पे एक ग्रीन लाइट हमारे एमसी को सराउंड करके रहती है, और वो ग्रीन लाइट होती है सेफ जोन। जैसे ही हमारा एमसी सेफ जोन के बाहर निकलता है तभी चारों ओर लेवल 1 के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि क्या
फर्स्ट ही फ्लोर में 10-10 लेवल 1 के मॉन्स्टर आ गए हैं, इसलिए कोई भी नया अवोकनर यहाँ आने की जरूरत नहीं करता है। लेकिन हमारा एमसी 2 सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जाके एक को मार्क गिराओ। फिर हमारे सोल्जर्स तुरंत जाते हैं और एक वॉइड हाउंड को तुरंत ही खत्म कर देते हैं और मैसेज आता है कि आपने वॉइड हाउंड को मार दिया है और आपको 10 एक्सपी मिले। फिर हमारा एमसी सोचता है कि जब तक मेरे पास सोल्जर्स है तब तक मैं इन सबको तो चुटकी बजाते ही मार सकता हूँ। तभी 2 वॉइड हाउंड हमारे एमसी पे अटैक कर देते हैं। तभी हमारा एमसी इंस्ट्रक्टर की बात को याद करता है जिसमें उसने एकदम बदतमीजी तरीके से उसे स्टेज से बाहर जाने के लिए कहा था। ये सोचकर ही हमारा एमसी 3 और सोल्जर को समन कर देता है जो उन वॉइड हाउंड्स यानी जो हमारे एमसी पे अटैक करने वाले थे उनको मार देता है। तभी वो उस रैंक ए के बंदे को याद करता है जिसने उसे चढ़ा के कहा था कि तुम मेरे पालतू बन जाओ, तब शायद मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जा सकता हूँ। फिर उसे अपनी पिछले जिंदगी की एक सोल्जर की बात याद आती है जहाँ पे उसने कहा था कि तुम लोग तो बहुत ही निचले जाति के हो, तुम लोग इतने निचले जाति के हो कि तुम्हें तो कोई गुलाम बनाना भी नहीं चाहता। फिर हमारा एमसी का ये सोच के मूड खराब हो जाता है, वो और 3 सोल्जर्स को समन कर देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पिछले जिंदगी की तरह इस जिंदगी में नहीं फिर वो डिसाइड करता है कि मैं अपने पिछले जिंदगी की तरह इस जिंदगी में अपना जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं सबसे ताकतवर बन के रहूंगा। फिर वो और 2 सोल्जर को समन कर देता है। फिर हमें हमारे एमसी का एक बहुत ही कूल सा लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि 10 एमपी में 10 सोल्जर मैं समन कर सकता हूँ जो कि फ्लोर 1 के लिए इनफ होने चाहिए। फिर वो अपने 10 के 10 सोल्जर को अटैक करने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि 2 सोल्जर एक वॉइड हाउंड को मारो जिससे मैं जल्दी से जल्दी इन सोल्जर्स का यूज करके वॉइड हाउंड को मार सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स उस वॉइड हाउंड को मारे जा रहे हैं और हमारे एमसी को एक्सपी मिले जा रहे हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि 20 एक्सपी एक सोल्जर को मारने पे, इस तरह तो मैं लेवल 2 10 मिनट के अंदर ही पहुंच जाऊंगा। और वो सोचता है कि मेरा एमपी 1 मिनट में 1 से वापस आ जाता है तो 10 मिनट में मेरा एमपी तो फिर से फुल ही हो जाएगा। और वो और कुछ सोल्जर्स को समन कर देता है और सोचता है कि अब तो कुछ ही समय में मेरे पास स्केलेटन की एक पूरी आर्मी होगी और अपने नए समन सोल्जर्स को वॉइड हाउंड पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर मैसेज आता है कि आपने वॉइड हाउंड को मार दिया है, आपको 20 एक्सपी मिले, 20 एक्सपी मिले। तभी हमारा एमसी का लेवल अप हो जाता है। अब वो लेवल 0 से लेवल 1 में पहुंच गया है और उसे 5 टैलेंट पॉइंट मिलते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि जैसे ही हमारा लेवल अप होता है हमारा 30% एमपी रिकवर हो जाता है और हमें 5 फ्री स्टैट पॉइंट दिए जाते हैं। फिर वो अपने पांचों के पांचों स्टैट पॉइंट को अपने एमपी में डाल देता है और वो बोलता है कि अब तो मैं 15 सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। फिर वो लेवल 2 यानी कि फ्लोर 2 में चला जाता है जहाँ पे फ्लोर 2 में होते हैं लेवल 2 के मॉन्स्टर्स जिसका नाम होता है ग्रे वुल्फ और उसे हमारा एमसी का सोल्जर मार देता है आसानी से वो भी। लेकिन हमारा एमसी सोचता है कि मैं अपने आसपास कुछ सोल्जर को रख देता हूँ क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए मैं बहुत कमजोर हूँ कि मैं इन सोल्जर्स को नहीं मार सकता, आई मीन उस लेवल 2 के मॉन्स्टर्स को तो नहीं मार सकता। फिर तभी हमारे एमसी का फिर से लेवल अप हो जाता है और वो अपना एमपी में वापस 5 स्टैट पॉइंट को डाल देता है और वो सोचता है कि मैंने एमपी में 5 पॉइंट को डाल के अब मैं ज्यादा सोल्जर्स समन कर सकता हूँ जिससे मैं जल्दी मार सकता हूँ। जल्दी मैं मारूंगा तो मैं जल्दी लेवल अप करूंगा, जल्दी लेवल अप करूंगा तो मैं और ज्यादा सोल्जर्स समन कर सकता हूँ अपने एमपी में स्टैट पॉइंट डाल के। ये तो एक बहुत ही अच्छा लूप बन गया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फील्ड में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लेवल 4 के मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है मड हॉर्स। फिर वो हमारे एमसी को देखता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमारा एमसी अपने सोल्जर्स को समन करके उसे लेवल 4 के मॉन्स्टर पे हमला करने का ऑर्डर देता है। फिर हमें एक युद्ध दिखाया जाता है हमारे सोल्जर और उस मड हॉर्स के बीच में जहाँ पे हमारे सोल्जर मिलकर उस मड हॉर्स को मार देते हैं। फिर हमारा एमसी अपने पीछे देखता है कि उसका एक सोल्जर को उस मड हॉर्स ने भी मार दिया है। फिर हमारा एमसी मुस्कुराता है, बोलता है लेकिन मेरे पास सोल्जर ही तो है जो मैं जितने चाहे उतने बुला सकता हूँ। फिर वो और समन कर देता है सोल्जर को और उसके पास टोटल 7 सोल्जर 30 हो जाते हैं और वो उन सबको अटैक करने के लिए बोलता है और सभी मिलकर अटैक करने लगते हैं और उसे बार बार एक्सपी मिलती है कि आपने मड हाउस को मार दिया है, आपको 40 एक्सपी मिले।
मिले, 40 एक्सपी मिले, 40 एक्सपी मिले और हमारा एमसी का अब लेवल 5 हो जाता है। तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है कि आपने एक नए रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने का क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है। तभी हमारा एमसी शॉक होकर बोलता है, क्या एक और रेस्ट्रिक्शन हट गया? फिर हमें सिस्टम बताता है कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन अनलॉक हुआ है। इस रेस्ट्रिक्शन से हमारा एमसी किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है। सिंपली बोले तो जैसे सोलो लेवलिंग में जिन्वू किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है, लेकिन अगर वो बहुत पावरफुल हुआ तो वो नहीं बना सकता। उसी तरह ये भी हमारा एमसी भी किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है, लेकिन अगर जिसे भी एमसी ने मारा है वो एमसी से बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ तो ये काम नहीं करेगा। फिर हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं जितने तरह के मॉन्स्टर को मारूंगा और उनका भी साइडो सोल्जर बना दूंगा तो मेरे पास बहुत डिफरेंट तरह के सोल्जर्स होंगे और इसका मतलब इससे मैं अंडरवर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। और हमें हमारा एमसी का एक बहुत ही खतरनाक सा कूल लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, नेक्रोमेंसर्स को हर 5 लेवल में एक न्यू स्किल मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को एक स्किल मिला है जिसका नाम होता है गन पाउडर स्केलेटन इफेक्ट। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है इस स्किल को यूज करने से हमारे एमसी के सोल्जर चलता फिरता बम हो जाता है जो कि एनिमी के सामने जाके फट जाता है, जिससे एक एरिया डैमेज होता है जिसका रेडियस होता है 16 फीट का। हमारा एमसी बोलता है कि सुसाइड बॉम्बर स्केलेटन, अब तो मुझे लार्ज ग्रुप के मॉन्स्टर्स के लिए भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं इसे यूज करके अगर कोई मॉन्स्टर्स ग्रुप में हमला करता है तो मैं उसे ग्रुप में ही मार सकता हूँ। मैं तो इंतजार भी नहीं कर पा रहा हूँ इसे लेवल 5 में यूज करने का। लेवल 5 मतलब फ्लोर 5 में यूज करने का। फिर हमें फ्लोर 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होते हैं ब्लैक बैक बीस्ट, इसका नाम यही है ब्रो। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये बीस्ट तो बड़े बड़े घास के पीछे छुपे हुए रहते हैं, अगर मैं सिर्फ रेगुलर सोल्जर से इस पे हमला करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन्हें मारने में, लेकिन अगर मैं अपने नए स्किल का यूज़ करके इन्हें चलता फिरता बम बना दूं तो देखने में मज़ा आएगा। फिर हमारा एमसी यूज़ करता है वो अपना नया स्किल जिससे वो अपने सोल्जर को कन्वर्ट कर देता है और बोलता है कि जाओ हमला करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि गन पाउडर स्केलेटन अपने ऊपर एक बड़ा सा बम लेके जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी भी ये देख के चौंक जाता है कि ये क्या बकवास है। मुझे लगा कि मेरे सोल्जर जाके फटेंगे, ये तो अपने ऊपर बम लेके जा रहे हैं। फिर हमारा एमसी अपने माथा में हाथ रख के बोलता है कि चाहे कुछ भी हो रहने दो, जो भी है जैसा भी है जाओ और हमला करो। फिर हमारा सोल्जर बम लेके आगे बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर के सामने जाके बम लेके खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर भी देख के हैरान है कि ये क्या है, ये खड़ा क्यों हो गया है। फिर जैसे ही धमाका होता है चारों तरफ तबाही मच जाती है और फिर हमारा एमसी भी देख के चौंक जाता है, हे भगवान ये क्या डैमेज है। इसलिए कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फिर हमें मैसेज आता है कि ब्लैक बीस्ट को मारा जा चुका है, आपको 100 एक्सपी मिले, 100 एक्सपी मिले, 100 एक्सपी मिले। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे तो सबसे पहले मेरा एमपी बढ़ाना पड़ेगा अगर मैं गन पाउडर स्केलेटन को ज़्यादा समन करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्केलेटन तो मरेंगे नहीं जल्दी पे, लेकिन गन पाउडर स्केलेटन खुद ही जाके मर जा रहे हैं तो उसका स्केलेटन काउंट कम हो जाएगा ना, इसलिए वो सबसे पहले अपना एमपी को बढ़ाना चाहता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे बहुत एक्सपी तो मिले जिसे मैंने लेवल अप करके स्किल भी किया, लेकिन मुझे कुछ भी ड्रॉप नहीं मिले। लगता है सीक्वेंस ट्रायल में एक्सपी ही मिलता है, लूट बहुत कम मिलता है या लूट नहीं मिलता है। हमारा एमसी सीक्वेंस ट्रायल कंप्लीट करके बाहर आता है और बोलता है कि मुझे दुकान जाके अपने लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा जिसका दाम कुछ ज़्यादा ना हो। फिर हमारे एमसी को बाहर निकलते हुए देखकर हमारी टीचर भी शॉक हो जाती है और सोचती है कि प्लूटो अभी सीक्वेंस ट्रायल में गया था और वो बाहर भी आ गया इतने जल्दी, और वो उसे देख के तो लग रहा है कि उससे कुछ एक खरोच तक नहीं आई है और वो उसका लेवल 5 हो गया है। अभी तो बस एक ही घंटा हुआ है और उसका लेवल 5 हो गया है। फिर वो सोचती है कि उसका अवोकन क्लास C रैंक का होगा, लेकिन उसके 200 टैलेंट पॉइंट की वजह से वो जितना दिखता है
उससे कहीं ज़्यादा है। मुझे इसे तुरंत प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना होगा। फिर हमें अरोरा एकेडमी के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। फिर वो मन में सोचता है कि अब ओपनिंग सेरेमनी तो अभी ख़त्म हुआ है, अभी मैं इतना बिजी था, लेकिन फिर भी इतनी कौन सी अर्जेंट बात हो गई जो मैडम ने मुझे यहाँ बुला लिया। फिर वो मैडम आके प्रिंसिपल को बोलती है कि ये प्लूटो के बारे में है। फिर हमारा प्रिंसिपल शॉक होके बोलता है, क्या प्लूटो के बारे में? हमें तो पहले ही एक एस रैंक, 6 ए रैंक और ना जाने कितने बी रैंक के स्टूडेंट्स मिले हैं, और आप मुझसे एक सी रैंक के बारे में बात करना चाहती है। फिर वो टीचर शॉक होके प्रिंसिपल को पूछती है कि प्रिंसिपल, अगर क्या हो एक लेवल 0 का नेक्रोमेंसर सीक्वेंस ट्रायल में जाता है और लेवल 5 बस एक ही घंटा में करके वापस आ जाता है, आपको क्या लगता है वो नेक्रोमेंसर कितना ताकतवर होगा? फिर ये सुनकर हमारे प्रिंसिपल भी शॉक हो जाता है, क्या लेवल 5 सिर्फ एक घंटा में? नामुमकिन, एक लेवल 0 का नेक्रोमेंसर 5 मिनट भी सीक्वेंस ट्रायल में नहीं टिक सकता। वो सोचता है कि एक नेक्रोमेंसर एक सोल्जर को समन कर सकता है। सीक्वेंस ट्रायल में तो फर्स्ट ही फ्लोर में बहुत सारे लेवल 1 के वॉइड हाउंड्स होते हैं। वो वॉइड हाउंड तो उस नेक्रोमेंसर को चीर फाड़ के रख देंगे। फिर दोनों सोचते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे? प्लूटो प्लूटो ने ऐसा किया कैसे? फिर हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो बोलता है, प्रो गियर तो बहुत ही महंगा है, मैंने मैंने घंटों तक चीज़ें देखी और फिर भी सबसे सस्ती चीज़ भी 10 गोल्ड की है। फिर वो सोचता है कि लगता है मुझे अभी तो फिलहाल डंजन्स में जाना पड़ेगा बिना इक्विपमेंट के। फिर वो सोचता है कि लगता है मुझे डंजन्स में ही इक्विपमेंट ड्रॉप किया हुआ लूटना पड़ेगा। फिर हमें एक टीम दिखाया जाता है जो सीक्वेंस ट्रायल से बाहर निकलती है, और कुछ लोग किनारे खड़े होकर बोलते हैं, लगता है वो देखो उनका पूरा टीम खत्म हो गया है, लगता है हमें जाइंट राइनो माउंटेन में जाने के लिए काबिल नहीं है। मतलब गाइस ये एक और डंजन है, जैसे सीक्वेंस ट्रायल एक डंजन था उसी तरह ये भी एक डंजन है जिसका नाम है जाइंट राइनो माउंटेन। वहीं पर उसकी टीम वाइप आउट हो गई थी। फिर हमारा एमसी सोचता है कि लेवल 5 का जाइंट राइनो माउंटेन ये हाईएस्ट है, मैं ये हाईएस्ट लेवल का डंजन है जो मैं अभी चैलेंज कर सकता हूँ। वो सोचता है कि चलो इसे चैलेंज करते हैं विथ गोल्ड डिफिकल्टी लेवल। फिर हमें दिखाया जाता है डिफिकल्टी लेवल जो कि होता है ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, हीरो और डूम्सडे। हमारा एमसी अभी लेवल 5 का ही है, इसलिए वो सोचता है कि गोल्डी डिफिकल्टी में चैलेंज करना सही रहेगा। वो आसपास का नज़ारा देख के चौंक जाता है कि वाह, यहाँ का व्यू तो एकदम खतरनाक है। और वो अपने सोल्जर को समन करता है। फिर वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ बॉस को मारो और मुझे एक्सपी दो और लूट दो। फिर हमें सोल्जर्स और राइनो भी फाइट दिखाया जाता है, और हमारा एमसी सोचता है कि लेवल 5 के रॉक राइनोज, इन्हें तो मैं बस चुटकी बजाते ही मार सकता हूँ, इन्हें मारने पे मेरे एक भी सोल्जर्स नहीं मरेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉक राइनो मारा गया और तुम्हें 50 एक्सपी मिले। जब हमारा सोल्जर्स उन रॉक राइनोज को मार रहे थे तभी अचानक से एक बहुत ही जोर से गुर्राने की आवाज़ आती है, और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा राइनो, रॉक राइनो आ गया है वहाँ पे, जो सोल्जर्स के जो एमसी के समन सोल्जर को एक ही बार में उड़ा देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरे सोल्जर्स के फिजिकल अटैक उतने ज़्यादा काम नहीं करेंगे इस जाइंट रॉक राइनो के खिलाफ, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही नहीं है, मेरे पास एक और ट्रिक है। और वो अपने सोल्जर को अपने नई स्किल से गन पाउडर स्केलेटन में बदल देता है, लेकिन जैसे ही राइनो उस पर हमला करता है बस खेल खत्म। वो बॉम्ब की तरह फट जाता है और राइनो को डैमेज पड़ता है, और एक ही सोल्जर एक उस बड़े राइनो को मार देता है, और मैसेज आता है कि आपने जाइंट रॉक राइनो को मार दिया है और आपको 100 एक्सपी मिली है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि उनका डिफेंस चाहे जितना भी अच्छा हो, वो मेरे इस बॉम्ब वाले स्केलेटन के सामने कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी
अपने उस बॉम्ब वाले सोल्जर का यूज़ करके बहुत सारे जायंट रॉक राइनोस को मारने लगता है और उसका लेवल अप हो जाता है और उसका अब लेवल 6 हो गया है। वो सोचता है कि अब उसका 6 से 7 जाने के लिए अब थोड़ा ज़्यादा एक्सपी लग रहा है और वो सोचता है कि मुझे लगता है कि अब मैं अगर बॉस को मार दूँ तो मैं आराम से लेवल 7 हो सकता हूँ। फिर हमें एक खतरनाक सा बॉस का सीन दिखाया जाता है जो होता है जाइंट रॉक राइनो किंग, जो दिखने में ही कितना बड़ा और खतरनाक लग रहा है। ये देखो हमारा एमसी इतना छोटा है और जाइंट राइनो किंग इतना बड़ा है। फिर वो जोर से गुर्राता है। फिर हमारा एमसी भी उसे देख के चौंक जाता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि एक लेवल 5 का बॉस इतना बड़ा हो सकता है। फिर वो बोलता है लेकिन अपने आसपास तो देखो, तुम तो मेरे सोल्जर से घिरे हुए हो। फिर हमारा एमसी उससे बोलता है कि हमारे पास तो 100 बॉम्ब्स आसपास है, वो भी फटने के लिए तैयार। तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच पाओगे? फिर हमारा एमसी ऑर्डर देता है कि फटो और सब के सब फटते हैं और इतना बड़ा धमाका होता है और फिर एमसी को मैसेज आता है कि तुमने जाइंट रॉक राइनो किंग को मार दिया है और तुम्हें 5000 एक्सपी मिलती है, जिससे हमारा एमसी का लेवल 6 से 7 हो जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैंने अपने बॉम्ब वाले सोल्जर्स को पहले से ही बहुत ज़्यादा जमा करके रख लिया था इस बॉस एरिया से आने से पहले, पर मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि अगर मैं सबको एक साथ फटने बोलूँगा तो बॉस का तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत अच्छा, शानदार। तभी हमें एक रोशनी में एक हथियार दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी उसे देख के वो सोचता है कि हाँ, ये क्या है? फिर हमें बताया जाता है कि इसका नाम है रॉक स्टाफ। इसका मतलब ये बॉस को मारने के बाद ड्रॉप हुआ था। नाइस, वेरी नाइस। एमसी सोचता है कि जाइंट रॉक स्टाफ, और इसका इफेक्ट होता है कि वो हमारे एमसी का डिफेंस को +10 से बढ़ा देगा और एमपी को लिटरली 30 से बढ़ा देगा। सोच रहे हो 30 से? आई थिंक एमपी का, आई मीन एमसी का अभी एमपी होगा शायद 30, यानी इसको पकड़ते ही अभी वो सीधा 60 यानी उसका एमपी डबल हो जाएगा। सोच रहे हो कि कितना खतरनाक है? एमसी भी इसे देख कर चौंक जाता है, बोलता है कि मुझे जैकपॉट मिल गया है, वाह! लूट लूट मॉन्स्टर बॉस ने लूट ड्रॉप किया है। मुझे याद है कि ड्रॉप को भी कैटेगरी में बांटा जाता है और रेयरिटी को कलर से भी दिखाया जाता है। मतलब कॉमन ड्रॉप के आसपास वाइट लाइट रहेगी और उसका ड्रॉप रेट भी सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो बहुत घटिया रहेगा कंपेयर टू दूसरे टायर। और जितना टायर ऊपर जाते जाओगे उतना ज़्यादा उसका ड्रॉप रेट कम होता रहेगा और वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी रहता रहेगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये तो मेरा पहला ही डंजन था और मुझे पहले अपने पहले ही डंजन में एपिक टायर की लूट मिल गई है, व्हाट! और ये वही लूट है जो मुझे चाहिए अपने नेक्रोमेंसर के लिए। मतलब हमारे एमसी को नेक्रोमेंसर के लिए एमपी चाहिए होता है और ये लूट लिटरली एमपी ही देता है, इसलिए ये हमारे एमसी के लिए परफेक्ट फिटिंग है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मेरा लक तो लगता है पूरा छप्पड़ फाड़ के आसमान छू रहा है अभी के लिए। और वो सोचता है कि रेयर गियर तो कम से कम 100 गोल्ड से स्टार्ट होते हैं, मेरे पास तो एपिक गियर है, पता नहीं वो कितना महंगा होगा। फिर वो बोलता है कि +10 डिफेंस मेरे कमजोर डिफेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये मुझे 30 एमपी देता है। और वो बोलता है कि इस और इसके अलावा मैंने तो अपने फर्स्ट लेवल से ही सारे के सारे स्टैट मेरे एमपी में डाल दिए हैं। फिर हमारा एमसी का एक कूल लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि अब उसके पास तो 75 एमपी हो गया है, इसका मतलब वो एक बार में 75 सोल्जर्स को समन कर सकता है। ये देखकर हमारा एमसी भी फूले ना समाता है। उसके बाद वो डंजन क्लियर करके बाहर आता है। फिर वो जिसने ए रैंक की क्लास ऑफ वोकिन किए थे, वो हमारे एमसी को देख के बोलता है कि अरे देखो तो कौन आ रहा है, क्या वो प्लूटो यानी हमारा एमसी नहीं है? वो हंसते हुए एक इविल स्माइल देता है और बोलता है कि मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाना चालू कर दो, क्योंकि अगर मेरा माइंड बदल गया तो मैं तुम्हें लेवल अप भी कराने नहीं
ले जाऊंगा, क्योंकि कचड़े तो हमेशा कचड़े ही होते हैं। ये देखकर हमारा एमसी उसे आग दिखाता है। फिर वो ए रैंक का बंदा हमारे एमसी को बोलता है कि तुम डंजन्स के बाहर कैंपिंग क्यों कर रहे हो, मुझे अंदाजा लगाने दो। कोई भी सी रैंक के बेकार आदमी को साथ तो ले जाना नहीं चाहता। अह, बेकार कहीं के। फिर वो हमारे एमसी को चिढ़ाते हुए दिखाता है कि देखो मेरे पास तो एक रेयर ग्रेड का एक गियर भी आ गया है, क्या तुम्हें इसे देख के जलन हो रही है? मेरे पालतू बन जाओ और तुम्हारे पास ये सब होगा, गियर, वेपन और सब कुछ जो तुम सोच सकते हो। तभी उसके आसपास के बंदे बोलने लगते हैं कि एड्रियन यानी वो ए रैंक का बंदा, तुम इसके साथ बहुत ज्यादा ही दयालु नहीं हो रहे हो? और फिर वो प्लूटो से बोलते हैं कि प्लूटो यानी हमारा एमसी, अपने होश खो के खड़े क्या हो, एड्रियन के पालतू बन जाओ, सोचो इसके बारे में, तुम्हें हर चीज मिलेगी। फिर बाकी सब उसके बात पे से हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही गया, वरना तुम जैसे निकम्मे तो कुआरे ही मर जाओगे, तुम्हें तो कोई लड़की भी भाव नहीं देगी। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर एक लड़की उससे देख के चिढ़ के बोलती है कि हाँ, अगर आर्डियन ऑर्डर भी दे दे फिर भी कोई लड़की उसे छूना भी नहीं चाहेगी। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैं एक बार फिर से कहता हूँ। फिर आर्डियन एमसी को देख के बोलता है क्या? फिर हमारा एमसी उसे घूरता है और बोलता है कि तेल लेने जाओ। फिर ऐसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा हमारा एमसी जब जाइंट रेनो माउंटेन डंजन को क्लियर कर लेता है, तभी उसकी मुलाकात उस ए रैंक के बंदे यानी एड्रियन से होती है और एड्रियन और हमारे एमसी के बीच में बहस भी हो जाती है। अब आगे जब एड्रियन हमारे एमसी पे भड़क उठता है, तभी लूना आके उसे बोलती है कि शांत रहो, ये डंजन हॉल है, यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल ही मना है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ आ रहे होते हैं। वो आते ही पूछते हैं हमारे एमसी, और वो आते ही पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो वहाँ? तभी वो ए रैंक का बंदा प्लूटो से बोलता है कि नहीं, हम तो लड़ाई नहीं कर रहे थे, है ना प्लूटो यानी हमारा एमसी। फिर वो बंदा चिल्ला के बोलता है कि ये डंजन हॉल है, तुम्हारा खेल का मैदान नहीं, या तो डंजन में जाओ या बाहर निकलो, यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, चलो निकलो यहाँ से। फिर एड्रियन हमारे एमसी को बोलता है कि तुम बच गए इस बार, अगर मैंने तुम्हें इस डंजन हॉल के बाहर मिल गए तो मुझे तुम वहीं खत्म हो गए समझो। फिर वो वहां से जाने लगता है और वो सोचता है कि आज तो मैं लेवल 5 करके ही रहूंगा। फिर हमारा एमसी भी अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे रोका ना गया होता ना तो मैं तो उसे वहीं पर ढेर कर देता मार के। फिर वो बंदा हमारे एमसी से पूछता है कि अगर एड्रियन यानी उस ए रैंक बंदे जैसे लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम मुझे ढूंढने आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। फिर हमारा एमसी उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। फिर वो देखता है कि हमारा एमसी तो एक डंजन में जा रहा है और उसे रुकने को बोलता है, क्योंकि वो डंजन बहुत हाई लेवल का है, तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम्हें तो एक लेवल 1 की बनी मीडो में जाना चाहिए। तभी वो बंदा अचानक चौंक जाता है जब वो हमारे एमसी के हाथ में देखता है कि उसके हाथ में तो जायंट रॉक स्टाफ है, जो कि जायंट रॉक राइनो किंग को मारने से मिलता है। फिर हमारा एमसी उस डंजन के बाहर जाके सोचता है कि मुझे तो याद है कि हम एक डंजन में 4 बार डेली जा सकते हैं, तो मैं तो चला एक और बार। फिर वो बंदा सोचता है कि सिर्फ जायंट रॉक राइनो किंग जो कि गोल्ड डिफिकल्टी या उससे हायर चूज करने पे ही वो स्टाफ गिराते हैं, मुझे ये मत कहना कि उसने अकेले ही जायंट राइनो माउंटेन को गोल्ड डिफिकल्टी में हरा दिया। फिर हमारा एमसी उस जायंट रॉक माउंटेन के अंदर चला जाता है। फिर हमारा एमसी अपने सोल्जर को समन कर देता है और इस बार डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी इस डंजन को क्लियर करेगा। फिर वो इंस्ट्रक्टर सोचता है कि अगर उसने अकेले ही गोल्ड डिफिकल्टी डंजन को इस लेवल में हरा दिया तो फिर मुझे तो लगता है कि कोई भी एस रैंक का बंदा भी अकेले इस डंजन को क्लियर नहीं कर सकता। फिर हमें जायंट रॉक राइनो किंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने हमारा एमसी अपने बॉम्ब वाले स्केलेटन को समन कर देता है और ब्लास्ट
और जायंट रॉक राइनो किंग मारा जाता है और हमारे एमसी को 5000 एक्सपी मिलती है। हमारा एमसी उस डंजन को क्लियर करके वापस जायंट रॉक राइनो के पास आता है, जहाँ पे जायंट रॉक राइनो उसे गुस्से से घूरता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम कभी सीखोगे नहीं, है ना, और फिर से ब्लास्ट कर देता है और फिर से जायंट रॉक राइनो किंग को मार देता है और डंजन क्लियर करके फिर से आता है, फिर से ब्लास्ट कर देता है, फिर से जायंट रॉक राइनो किंग को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को बहुत सारे लूट मिल गए हैं, लेकिन उसमें से उसके लिए कुछ काम का नहीं है। फिर हमारा एमसी सारे के सारे बार डंजन क्लियर करके बाहर आता है और सोचता है कि मैंने तो इतनी बार डंजन क्लियर कर दिया है कि मेरा बहुत सारा टाइम खत्म हो गया है, अब मैं आराम कब करूंगा। कल तो वो रूकी प्रोफेशनल टेस्ट है ना, लगता है मुझे देना पड़ेगा। फिर हमें हमारे एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसमें उसका लेवल हो गया है 9 और उसका एमपी हो गया है 85। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे यानी स्टूडेंट जमा हो रहे होते हैं, शायद यहीं पर रूकी प्रोफेशनल टेस्ट होने वाला है। तभी कुछ लोग फुसफुसा के बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि अजूरो ड्रैगन गिल्ड से ऑब्जर्वर को आज भेजा जा रहा है इस टेस्ट को देखने के लिए। अगर तुम इस टेस्ट में अच्छा करोगे तो तुम्हें उनका सपोर्ट भी मिल सकता है। ये सब सोचने लगते हैं कि अभी तो बस एक ही दिन हुआ है, इसलिए कोई भी ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकता, सबका सेम ही लेवल होगा शायद, इसलिए ये परफेक्ट जगह है अपना टैलेंट दिखाने का। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो कल एक टीम ज्वाइन की और पूरा दिन डंजन में ग्राइंड करता रहा और मैं लेवल 4 भी पहुंच गया हूँ। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है क्या लेवल 4 इतनी जल्दी, मैं तो अभी बस लेवल 2 में ही पहुंचा हूँ। फिर हमारा एमसी सोचता है लेवल 4 लेवल 2 वो इतने धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। तभी वो बंदा यानी हमारा ए रैंक का बंदा वहां पे आ जाता है और हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलने लगता है कि मैंने तो कल पूरे दिन फार्म किया, ग्राइंड किया और मैं अब तो लेवल 5 में पहुंच भी चुका हूँ। तुम्हारा क्या क्या तुमने किसी को ढूंढा जो तुम्हें लेवल अप कराने ले जाए। तभी हमारा इंस्ट्रक्टर सबको शांत रहने के लिए बोलता है और अनाउंस करता है कि हमेशा की तरह हमारे एकेडमी ने रूकी प्रोफेशनल टेस्ट एक दिन बाद रखा है, अवोकनिंग डे के एक दिन बाद इस टेस्ट को रखा है और अजूरो ड्रैगन गिल्ड टॉप 5 आने वाले स्टूडेंट्स को चुनेगी और जो फर्स्ट पोजीशन लाएगा इस टेस्ट में उसे एक एपिक क्वालिटी का गियर दिया जाएगा एकेडमी की तरफ से। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं आयरन क्राउली को, जो कि एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का आदमी होता है अजूरो ड्रैगन गिल्ड में और उसका माना भी लगभग अनंत है और लोग उसे बुलाते हैं कभी खत्म ना होने वाला फाउंटेन। तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मुझे रूल समझाने दो। सभी स्टूडेंट एक टेस्ट रूम में जाएंगे और एल्डर क्राउली लगातार समन्स को बुलाएंगे हर एक रूम में। अगर तुम एक समन को मारोगे तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा और तुम्हारे पास 30 मिनट है और तुम्हारा रैंकिंग भी तुम जितने समन्स को मारोगे तुम्हारा उस हिसाब से रैंकिंग होगा। फिर तभी कुछ स्टूडेंट डर के बोलते हैं कि बट हम तो अभी लेवल 5 के अंदर ही है और एल्डर तो लेवल 70 के ओवर ही है, कोई चांस ही नहीं है कि हम उनके समन्स को हरा पाए। तभी एल्डर क्राउली बोलते हैं कि सब शांत हो जाओ, मैं अपने सारे समन को लेवल 1 में लॉक कर दूंगा जिससे तुम उन्हें मार सकोगे और मैं खुद ही सारे समन को कंट्रोल भी करूंगा, तो चिंता मत करो। और अगर तुम्हें लगेगा कि तुम उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो तुरंत बोल देना, मैं तुरंत तुम्हारा टेस्ट स्टॉप कर दूंगा। फिर सभी बंदे खुश हो जाते हैं। तभी वो बंदा हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलता है ये तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे एक सी रैंक कचड़े के लिए अगर तुम एक मुझे तो लगता है कि तुम एक भी किल नहीं कर पाओगे। जब मैं टॉप 5 के अंदर आ जाऊंगा और अज़ूरो ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए काबिल बन जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा, भागना मत बस। फ्यूचर में क्यों अभी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि फ्यूचर में क्यों, मैं तो अभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ अभी। फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है आ जाओ, तुम्हें जैसे खेलना है बोलो कैसे खेलना है। फिर हमारा एमसी मुस्कुरा के बोलता है कि चल आजा सट्टा लगाते हैं जो किसका सबसे ज्यादा रैंक आएगा। फिर वो ए रैंक का बंदा भी पूरा हंस जो से हंसने लगता है और बोलता है कि क्या मैंने सही सुना, तुम्हें मेरे साथ compete करना है सच में। और जोर से हंसने लगता है और एकदम चिड़चिड़ा के बोलता है हमारे एमसी से, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी पहले जैसे टैलेंटेड जीनियस हो। फिर हमारा एमसी उसे एकदम कोल्ड लुक दे के बोलता है कि क्योंकि मैंने गेम चुना है अब तुम उसका
प्राइस सेट करो कि हम क्या शर्त लगाएंगे। फिर वो हमारे एमसी को एकदम चिड़चिड़ा के बोलता है पूरा कि जो भी इस शर्त में हारेगा वो जमीन में रेंगेगा और पूरे स्कूल के सामने कुत्तों की तरह भौंकेगा। फिर हमारा एमसी भी इसके लिए एग्री कर जाता है और वो इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि अरोरो एकेडमी का डे 1 रूकी प्रोफेशनल टेस्ट अब चालू होता है, सभी स्टूडेंट अपने अपने टेस्ट रूम में जाओ। फिर वो इंस्ट्रक्टर एल्डर को बोलता है कि सभी स्टूडेंट जा चुके हैं, आप टेलीपोर्टेशन एरे को चालू कर दीजिए। फिर एल्डर शुरू हो जाते हैं और अपने मैजिक से सभी के रूम में एक मैजिक सर्कल सा दिखने लगता है। तभी हमारा एमसी देखता है कि उस मैजिक सर्कल से निकल रहे हैं ब्रोंज सोल्जर्स जिनका होता है लेवल 1। फिर हमारा एमसी भी सोचता है कि चलो देखते हैं, तुमने एक साथ ग्रुप में बुला लिया है अपने लेवल 1 के सोल्जर को, तो मैं भी अपने सोल्जर को एक साथ ग्रुप में बुलाता हूँ और देखते हैं कौन जीतता है। तभी वो ब्रोंज सोल्जर हमारे एमसी पे अटैक करते हैं। तभी हमारा एमसी अपने स्केलेटन्स को ऑर्डर देता है अटैक कर रहे हैं और बस उसके स्केलेटन तो तबाही मचा देते हैं। एक ही अटैक में उस ब्रोंज सोल्जर का खेल खत्म। फिर हमारा एमसी बोलता है, हैं इतने जल्दी हार गए, कितना कमजोर है। अगर मेरा समनिंग लिमिट हटा नहीं होता और मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्जर होता तब इन ब्रोंज सोल्जर्स को हराना बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन मेरे पास तो अब समनिंग लिमिट ही नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी हमारा एल्डर शॉक हो जाता है कि हाँ, किसी ने 5 ब्रोंज सोल्जर को हरा भी दिया इतनी जल्दी, लगता है कि मुझे और ज्यादा सोल्जर को समन करना पड़ेगा उसके रूम में। तभी वो और सोल्जर को समन कर देते हैं और हमारा एमसी देखता है हाँ और भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन तुम अगर इतने सारे भी समन कर दोगे, मेरे 5 ही समन तुम्हारे इतने सारे समन के लिए काफी होंगे। मेरे 1 सोल्जर और 2 ब्रोंज सोल्जर इतने काफी होंगे फिलहाल के लिए। फिर वो एल्डर से क्या आता है, क्या 10 सोल्जर भी इतनी जल्दी हार गए? और फिर वो बोलते हैं कि लगता है तुम्हारे एकेडमी में कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी है। फिर वो प्रिंसिपल था शायद ये, हाँ शायद ये प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल बोलता है कि क्या किसी ने एल्डर क्राउली का प्रशंसा हासिल की? पक्का ये आम स्टूडेंट तो नहीं होगा। और वो हमारे इलाइट क्लास के टीचर को से बोलते हैं कि लीडर बोर्ड निकालो, मुझे देखने दो कौन है नंबर 1 पे। और वो देख के शॉक हो जाते हैं, क्या प्लूटो है नंबर 1 पे, जिसमें प्लूटो के 15 पॉइंट होते हैं। और वो देखती है कि व्हाट, अभी उसका 15 पॉइंट था, अब 20 हो गया, अब 23 हो गया, इतनी जल्दी आगे ये कैसे पॉसिबल है? और फिर हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि अब तो आपको मेरे बात पे यकीन हुआ ना प्रिंसिपल। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर सोचते हैं कि क्या ये तो नामुमकिन है, कहीं वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास 200 टैलेंट पॉइंट्स थे। तभी वो एल्डर सोचते हैं कि जब मैं अपने पूरे सिटी में टॉप किया था तब मेरे पास मात्र 99 टैलेंट पॉइंट थे और इसके पास तो 200 है, ये बच्चा तो मुझे हीरा लग रहा है। तभी वो सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी देखता हूँ तुम कब तक टिक पाते हो। और फिर हमारा एमसी बोलता है कि 10 ब्रोंज सोल्जर, ये तो मेरे लिए कोई खतरा है ही नहीं, ये तो जायंट राइनो माउंटेन से भी बहुत ही आसान है। तभी वो देखता है, क्या ये क्या हुआ, अचानक इतने सारे लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर्स, ये तो पूरी तरह से पागलपंती है। लेकिन अगर ये एक नंबर का गेम है तब देखते हैं। और हमारा एमसी भी बहुत सारे अपने सोल्जर्स को समन कर देता है, किसका आर्मी स्ट्रॉन्गर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने 30 सोल्जर को समन कर दिया है। फिर हमें एड्रियन का टेस्ट रूम दिखाया जाता है। एड्रियन वही ए रैंक का बंदा, और फिर वो सोचता है कि मैंने तो दर्जनों में इस ब्रोंज सोल्जर्स को मारा है, प्लूटो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर हमें 2 साल पहले टैलेंट असेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि एड्रियन ने 77 टैलेंट पॉइंट्स हासिल किए हैं। फिर वो एड्रियन बोलता है कि मुझे पता था 77 टैलेंट पॉइंट्स थे, मुझे तो गारंटी एक ए रैंक मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि प्लूटो उससे 200 टैलेंट पॉइंट हासिल किए हैं। फिर इसे सुन के हमारा एड्रियन पूरा शॉक में चला जाता है और वो प्लूटो की तरफ देखता है और सभी स्टूडेंट भी शॉक होकर प्लूटो की तरफ देख रहे होते हैं। और एक स्टूडेंट आके बोलती है, 200 इतने तो पूरे किसी देश में नहीं है, वो तो इतने टैलेंट पॉइंट्स से टॉप करेगा पूरे देश में। फिर हमारे इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि प्लूटो का टैलेंट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तुम लोग भी इलाइट क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम लोग भी प्लूटो से ज्यादा पीछे नहीं रह सकते। फिर एड्रियन सोचता है कि क्या उसके साथ हमें रहना है, मतलब उसकी बराबरी करके चलना है। फिर एड्रियन अपने बारे में सोचता है कि मैं ब्लैकवुड फैमिली का दूसरा बेटा हूँ जो कि
अरोरा सिटी के 3 सबसे बड़े क्लास में से एक है। सिर्फ मेरा भाई है जिसने मुझसे अच्छा प्रदर्शन किया है और अब मुझे किसी कंगाल और अनाथ के साथ कदम मिलाकर चलना होगा? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और एड्रियन बोलता है कि मेरा berserker नाइट क्लास किसी भी घटिया क्लास सी के नेक्रोमेंसर को कुचल के रख देगा और वो ठान लेता है कि मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। प्लूटो पूरे स्कूल के सामने कुत्ता बन के भौंकने के लिए तैयार हो रहना और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि एड्रियन ने 15 पॉइंट कमाए हैं, यानी उसने 15 सोल्जर को मार दिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पे उसका स्केलेटन सोल्जर उन समन्ड लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर को मारने लगता है और हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने तो 79 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं अभी तक। तभी एक ब्रोंज सोल्जर हमारे एमसी के समन्ड सोल्जर पे हमला कर देता है, लेकिन उसे तो कुछ होता ही नहीं है और वो समन सोल्जर उस ब्रोंज सोल्जर में हमला कर देता है तो उसका टुकड़े टुकड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 100 पॉइंट हासिल किए, मतलब उसने 100 समन सोल्जर को मार भी दिया। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरे पास 30 सोल्जर थे लेकिन अब 16 ही बचे हैं। अगर मैं कम सोल्जर्स से ज्यादा लोगों को मारना चाहूंगा तो मेरे सोल्जर भी मरेंगे ही मरेंगे। फिर वो सोचता है कि अब मैंने उन ड्रोन सोल्जर को मार दिया है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा सोल्जर समन कर देना चाहिए, क्योंकि हर समन के बाद ड्रोन सोल्जर की संख्या भी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब हर बार जब वो क्लियर कर दे रहा है तो और भी ज्यादा समन ब्रोन सोल्जर आ रहे हैं। इसलिए हमारा एमसी भी पहले से तैयार हो जाता है कि मैं भी बहुत सारे अपने समन सोल्जर को रेडी रखता हूँ। और वो देखता है कि उसका एमपी आधा खत्म भी हो चुका है और वो सोचता है कि अचानक ब्रोंज सोल्जर इतने ज्यादा अमाउंट में कैसे आने लग गए, क्या ये सबके लिए भी था या सिर्फ मेरे लिए ही था। फिर हमारा प्रिंसिपल देख के चौंक जाता है कि 100 पॉइंट्स, पिछला रिकॉर्डिंग मात्र 97 पॉइंट था और अभी तो बस आधा ही घंटा हुआ है और 100 पॉइंट प्लूटो ने हासिल कर लिया। फिर हमारे इलाइट क्लास की टीचर भी शौक होकर बोलती है, नेक्रोमेंसर क्या वो बस एक सी रैंक ही है? फिर वो एल्डर सोचता है कि क्या 100 ब्रोंज सोल्जर खत्म हो गए? और चाहे कुछ भी हो, अगर ब्रोंज सोल्जर लेवल 1 में ही क्यों ना हो, वो तो एक लेवल 5 बॉस मॉन्स्टर जो कि सिल्वर डिफिकल्टी है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो सोचता है कि तुम बच्चे, अगर तुम्हें खेलना ही है, और वो अपनी पावर बढ़ा देता है इतना ज्यादा। फिर प्रिंसिपल उसे बोलता है कि एल्डर आप क्या कर रहे हैं? तभी वो चौंक जाते हैं, अरे ये तो बुरा हुआ। फिर प्रिंसिपल चौंक के बोलता है, एल्डर आप ठीक है क्या? स्टूडेंट के स्पॉन ने आपका बहुत ज्यादा ही एमपी खत्म कर दिया है? फिर एल्डर बोलते हैं कि मैं तो बिना एक पसीना बहाए 10,000 लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर समन कर सकता हूँ। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, तो आपका कहने का क्या मतलब है, बुरा हुआ से? फिर एल्डर बोलता है कि दरअसल हुआ ये कि मेरा भी उसने मूड खराब कर दिया था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही सोल्जर उसके रूम में समन कर दिए हैं, इसलिए वो खतरे में भी हो सकता है अभी के लिए। गाइस, वीडियो अभी खत्म होने वाली थी, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता कि मैं इतने खतरनाक मोमेंट में ये वीडियो छोड़ दूं, इसलिए मैं इसके आगे बना रहा हूँ। इसलिए थोड़ा लेट हो गया होगा वीडियो, तो सॉरी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तभी हमारा एमसी मुस्कुरा के और शौक होके बोलता है कि एल्डर ग्राउली, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इतने सारे समन कर दिए हैं? फिर हमारा एमसी सोचता है कि मैं चाहता था कि मेरे सोल्जर इन लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर से लड़े, लेकिन अब इतने सारे ब्रोंज सोल्जर को मारते मारते तो मेरे सोल्जर के भी हालत खराब हो जाएंगे या मेरे सोल्जर उसे मार भी नहीं पाएंगे। यही सोच के वो सोचता है कि अब लगता है मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। तभी वो अपना स्किल गन पाउडर स्केलेटन यूज करता है और अपने सोल्जर को बॉम्ब वाले सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें हमला करने भेज देता है और बोलता है कि उन्हें मिट्टी में मिला के रख दो। फिर वो बॉम्ब वाले सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं उन ब्रोंज सोल्जर की तरफ। फिर तभी हमारा प्रिंसिपल घबरा के बोलता है कि एल्डर जल्दी, प्लूटो हमारा टॉप स्कोरर है, प्लीज उस समन सोल्जर को प्लूटो के रूम से हटाइए जल्दी। तभी एल्डर सोचते हैं कि जैसा कि उसने परफॉर्म किया है अभी तक, उसे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर को मारने में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता उस टॉप स्कोरर के टैलेंट के साथ। लेकिन तभी हमारी इलाइट क्लास की टीचर शौक होके लेदर बोर्ड में देखती है वेट। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि वेट किसके लिए वेट?
अगर एक भी मिनट की देरी हुई तो हमारा टॉप स्कोरर प्लूटो यानी हमारा एमसी उन ड्रोन सोल्जर के द्वारा तो टुकड़ों में बट जाएगा। तभी हमारी इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि लेदरबोर्ड में देखो। फिर हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 201 पॉइंट कर लिए, प्लूटो ने 295 पॉइंट कर लिए, प्लूटो ने 350 पॉइंट कर दिए। तभी हमारे प्रिंसिपल भी शौक होकर बोलता है क्या अंदर में जो इंसान है वो प्लूटो ही है ना। तभी एल्डर भी अपने मन में बोलते हैं कि अगर अभी नया नया अवोकन हुआ बंदा भी इस लेवल की टैलेंट और ताकत दिखा रहा है तो अगर उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो तो पूरे देश को बचाने की भी ताकत रखता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि शायद वो टिका हुआ होगा बहुत मुश्किल से, एल्डर जल्दी से अपने समन को रिकॉल कीजिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। तभी एल्डर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ उस बच्चे की लिमिट कहाँ तक है, चिंता मत करो, अगर जब उसकी स्पीड स्कोर करने की कम हो जाएगी तब मैं उन समन सोल्जर को वापस बुला लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ट्रायल रूम में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दिखाया जाता है प्लूटो ने 800 पॉइंट स्कोर कर लिए। तभी और स्केलेटन समन होते हैं, मतलब हमारा एमसी समन करता है और उन्हें भेज देता है जाओ फटो। प्लूटो ने 900 पॉइंट कर लिए। फिर प्लूटो देखता है कि अभी भी कुछ सोल्जर बचे हुए हैं, वो भी देख के मुस्कुराता है और अपने सोल्जर्स को स्केलेटन सोल्जर को बोल देता है जाओ सबको खत्म कर दो। फिर वो हमला करने चला जाता है। फिर हमारा एमसी अपने आसपास के नजारे को देख के बोलता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं चला गया, ये तो एकदम कचड़े से भी बदतर लग रहा है मेरे आसपास का नजारा। फिर हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 1000 पॉइंट इकट्ठा किए। फिर प्रिंसिपल देखते हैं देखो अब तो प्लूटो का पॉइंट बढ़ना भी रुक गया है। फिर एल्डर बोलते हैं कि उसने मेरे सारे के सारे समन सोल्जर को खत्म कर दिया है। फिर हमारी टीचर बोलती है कि क्या उसने सच में ऐसा कर दिखाया। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं एल्डर क्राउली आप प्लूटो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मुझे उसे आपके पास तुरंत ले आना चाहिए। फिर एल्डर बोलते हैं नहीं, जिसके सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें उसे मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनके पास जा रहा हूँ, मतलब हमारे एमसी के पास जा रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा हमारे एमसी के ओवर पावर्ड परफॉर्मेंस को देखते हुए वो एल्डर तुरंत ही एमसी से मिलने का डिसाइड करते हैं। अब आगे तभी प्रिंसिपल हमारे एल्डर से पूछते हैं कि एल्डर अगर आप प्लूटो से मिलने चले जाएंगे तो दूसरे स्टूडेंट का क्या होगा, वो लोग तो अभी भी टेस्ट ही दे रहे हैं। फिर एल्डर प्रिंसिपल को घूरते हुए बोलते हैं कि बकवास बातें मत करो, जब तक मैं इस सिटी में हूँ तब तक मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं अपने ब्रोन सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं अगर इस लड़के ने बिना किसी चीटिंग के इतना स्कोर किया है तो इसका फ्यूचर तो अनइमेजिनेबल है, मुझे अभी के अभी उससे मिलना ही होगा। और वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहां से। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि ट्रायल रूम में सभी के सभी ब्रोन सोल्जर्स को मार के कह रहा होता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। फिर वो बोलता है कि अचानक 100 से ज्यादा ब्रोन सोल्जर आ गए थे, अगर मेरे पास गन पाउडर स्केलेटन यानी बम वाला स्केलेटन नहीं होता तो उन्हें हराना तो बहुत ही मुश्किल होता। फिर तभी एमसी के आगे एक मैजिक सर्कल बनता है और वो सोचता है कि क्या अब और सोल्जर आ रहे हैं इतने के बावजूद। तभी वहां एक परछाई बनती है तो हमारा एमसी सोचता है क्या इस बार बस एक ही आने वाला है, और फिर अपने साइडो सोल्जर्स को हमला करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो सोल्जर हमारे एल्डर को हमला करने वाले होते हैं तभी हमारा एमसी उन्हें रुकने के लिए बोलता है और फिर एल्डर सोचते हैं कि नेक्रोमैटिक सोल्जर्स। फिर हमारा एमसी चौंक के बोलता है एल्डर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर एल्डर हमारे एमसी से पूछते हैं जहां तक मुझे पता है जो कि नेक्रोमैंसर एक सी क्लास है, सिर्फ वही नेक्रोमैंटिक सोल्जर्स को बुला सकते हैं। फिर हमारा एमसी भी उनके बातों में मंजूरी देके बोलता है बिल्कुल सही कहा और यही मेरा क्लास है यानी नेक्रोमैंसर। फिर तभी एल्डर हमारे एमसी से पूछते हैं लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एक नेक्रोमैंटर एक टाइम में एक ही सोल्जर बुला सकता है, वो भी हर 30 मिनट में। और वो बोलते हैं कि लेकिन अभी तक तो 30 मिनट हुआ ही नहीं है जब से टेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आखिर कैसे तुमने इतने सारे सोल्जर समन किए। और उसे घूर के देखने लगते हैं, एल्डर हमारे एमसी को घूर के देखने लगते हैं, जिससे हमारा एमसी भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि अरे नहीं मैं तो पकड़ा गया, क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए। तभी एल्डर उसे सहानुभूति देके बोलते हैं कि बहाने मारने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगा, तुम मत बताना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने इस पावर को यूज करके इस देश की रक्षा करना चाहते हो, बस मुझे तुम इतना ही जवाब दो। फिर हमारा एमसी भी सोचता है कि इस देश को बचाना यही तो मैं अपने इस दूसरी जिंदगी में चाहता हूँ और मुझे अपना इस लक्ष्य को पाने के लिए
एल्डर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। द वॉइस चेयरमैन ऑफ अजूरो ड्रैगन गिल्ड। फिर वो सोचता है कि मैं अभी के अभी अपने सारे के सारे कार्ड्स को वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब वो अपने अभी के अभी सारे के सारे पावर्स को बताना नहीं चाहता। वो सिर्फ इतना ही दिखाना चाहता है कि वो कुछ सोल्जर्स एक्स्ट्रा समन कर सकता है और कुछ समन कर देता है सोल्जर्स को एक्स्ट्रा। फिर वो बोलता है कि एल्डर, जब मैं समन करता हूँ तब ना 30 मिनट का कूल डाउन, ना एक बार में एक, और ना ही मैक्स ड्यूरेशन यानी 1 घंटे में वो सब डिसअपेयर हो जाएंगे। ये सब मेरे पे अप्लाई नहीं होता। दूसरे शब्दों में मेरे समन सोल्जर्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। फिर हमारा एल्डर भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है? फिर एल्डर हमारे एमसी से पूछता है, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट एमपी होगा तो तुम तो अकेले ही एक पूरे के पूरे समन सोल्जर्स की आर्मी को कमांड कर सकते हो, जो कि कभी थकते नहीं, जिन्हें कभी दर्द भी महसूस नहीं होता और जिन्हें खाने पीने की भी जरूरत नहीं। फिर हमारा एमसी बोलता है कि देखा जाए तो बिल्कुल सही। फिर हमारे एल्डर भी सोचते हैं शौक होके, प्लूटो तो एक आम जीनियस नहीं है, वो तो एक अलग ही लेवल में है। अगर इस जैसा टैलेंट हमें मिल जाए तो हमें कुछ भी करके इसे रिक्रूट करना ही होगा। फिर वो हमारे एमसी से बोलते हैं कि तुम्हें ये पावर कैसी मिली, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहता हूँ कि टेस्ट के बाद मैं खुद चेयरमैन से मिलके तुम्हें इस गिल्ड में ज्वाइन करवाऊंगा। फिर वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करते हैं और हमारे एमसी से जाते जाते बोलते हैं कि मैं कल तुमसे मिलने वापस आऊंगा। फिर हमारा एमसी बोलता है बिल्कुल सर। लेकिन फिर हमारा एमसी देखता है कि अभी तक एल्डर गए क्यों नहीं। फिर वो सोचता है कि लगता है कोई टेलीपोर्टेशन ग्लिच हुआ है। लेकिन फिर हमारे एल्डर हमारे एमसी से बोलते हैं कि ये लो, मैं जाने से पहले तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ मेरे गिल्ड की तरफ से। फिर वो हमारे एमसी को एक चाबी निकाल के देखते हैं। फिर जिसे देख के हमारा एमसी चौंक जाता है, ये तो। फिर हमारा एल्डर हमारे एमसी को बोलते हैं, कभी तुमने सुना है ब्लेसिंग रिफ्ट के बारे में? फिर हमारा एमसी भी सोच के बोलता है कि मैंने क्लास में तो इसके बारे में पढ़ा जरूर है। फिर हमें ब्लेसिंग रिफ्ट के बारे में बताया जाता है। ब्लेसिंग रिफ्ट में जो मॉन्स्टर्स के लेवल है वो ऑटोमेटिकली ही हमारे प्लेयर यानी जो उसमें एंटर किया है उसके लेवल के बराबर हो जाते हैं। लेकिन उसमें मॉन्स्टर्स कोई भी हो सकते हैं, कभी किसी को पता नहीं। और उसमें अगर मॉन्स्टर्स मारेंगे तो सीक्वेंस ट्रायल, लिटरली सीक्वेंस ट्रायल से भी ज्यादा एक्सपी देता है। और लूट की बात रही तो उसमें तो इतना खतरनाक और इतना जल्दी जल्दी लूट मिलता है कि क्या ही कहना। लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि उस ब्लेसिंग रिफ्ट में कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता है, उसके लिए हमें एक ब्लेसिंग की चाहिए होती है और उस की का ड्रॉप रेट हमें सिर्फ 0.1% बताया जाता है और वो सिर्फ नॉर्मल डंजन्स में पाया जाता है। फिर हमारा एमसी शॉक होकर बोलता है कि एल्डर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? कहीं आप मुझे ये देने का तो नहीं सोच रहे? फिर हमारा एल्डर उसे वो की दे देता है और वहां से टेलीपोर्ट होके चला जाता है। फिर हमारा एमसी उस की को देखते हुए सोचता है कि मैं तुरंत ही इस रिफ्ट में चला जाऊंगा जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर हमारा प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि 30 मिनट अब खत्म हुआ और ये टेस्ट भी खत्म हुआ। तभी वो ए रैंक का बंदा बोलता है जिसका नाम विलियम ब्लैकवुड था, शायद यही था। वो बोलता है कि आखिरकार खत्म हो गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर वो अपने आसपास देख के बोलता है कि मैंने तो इतने सारे सोल्जर्स मार दिए हैं, मुझे तो लगता है कि मैंने कम से कम 40 के आसपास मारे हैं। इतने में तो मैं प्लूटो को चुटकी में पीछे छोड़ सकता हूँ और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं तो पूरे एकेडमी में टॉप ही करूंगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि सभी लोग अपने अपने टेस्ट रूम से बाहर निकलो और ग्राउंड में जमा हो जाओ क्योंकि अब रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड में जहाँ पे सभी स्टूडेंट जमा हो गए थे। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर्स तो कितने खतरनाक थे, मैंने 30 मिनट में 15 ही मार पाए। तभी एक और बंदा बोलता है, क्या तुमने 15 मार दिए? पर मैंने तो बस 7 में ही हार मान ली। कितना बकवास है ये। फिर हमारा वो ए रैंक का बंदा हमारे प्लूटो को ढूंढने लगता है, बोलता है कि कहाँ भाग गया वो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? तभी वो प्लूटो को देख के बोलता है, अरे वाह वो रहा। फिर वो उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी कॉलर को पकड़ के बोलता है, ओह अभी भी यही हो? तभी हमारा एमसी अपनी मुट्ठी को खींच लेता है, मतलब मुट्ठी दबा लेता है। फिर वो ए रैंक का बंदा बोलता है कि तो तुम तैयार हो ना पूरे स्कूल के सामने भौंकने के लिए? फिर वो मुंह बना के बोलता है कि मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ तुम्हें देखने के लिए, चारों पैर से रेंगने के लिए, मतलब हाथ पैर से रेंग के भौंकने के लिए। तभी प्रिंसिपल सबको चिल्ला के बोलते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ, अब अनाउंसमेंट का टाइम आ गया है। फिर वो बोलते हैं कि मैं बस टॉप 5 का ही अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और बाकी अपना अपना रैंक देखने के लिए अपने क्लासरूम टीचर से पूछना। फिर वो अनाउंस करते हैं कि 5th रैंक में है ट्रिस्टन जिसने 39 पॉइंट स्कोर किए हैं। और फिर एक बंदा बोलता है, क्या 39 पॉइंट? और वो सिर्फ 5th में है?
बाप रे बाप, ये लोग कौन से मॉन्स्टर आ गए हैं हमारे स्कूल में। तभी वो ए रैंक का बंदा हमारे एमसी को बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उससे ज्यादा ही स्कोर किया है। फिर हमारा एमसी सोचता है अरे बाप रे, इन लोगों ने बस 39 में स्कोर कर दिया है, मैंने तो इतना तबाही मचाया है। तभी हमारे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि फोर्थ रैंक में है एड्रियन ब्लैकवुड, यानी हमारा ए रैंक का बंदा, जिसने 41 पॉइंट स्कोर किए हैं। तभी वो हमारे एमसी को बोलता है तुमने सुना, अब चल भौंकने के लिए तैयार हो जाए स्कूल के सामने। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अभी रैंकिंग पूरा खत्म नहीं हुआ है। तभी वो एड्रियन बोलता है कि रैंकिंग को खत्म क्यों होने देना, तुम तो एक नेक्रोमैंसर हो, तुम्हें लगता है कि तुम टॉप 3 में आ पाओगे, सपने देखो सपने। तभी अनाउंसमेंट करते हैं प्रिंसिपल सर की रैंक 3 में है लूना, जिसने 77 पॉइंट्स किए हैं। तभी लूना खुश होकर बोलती है अरे वाह बहुत अच्छे। तभी कुछ लोग बोलने लगते हैं अरे लूना का तो टाइप सपोर्ट है ना, प्यूरिफिकेशन सेंट, आखिर उसके इतने ज्यादा स्कोर कैसे हो सकते हैं। यहाँ तक सपोर्ट क्लास एस रैंक भी बी रैंक और ए रैंक कॉम्बैट क्लास से ज्यादा पावरफुल है। वाह। तभी अनाउंसमेंट होता है कि रैंक 2 में है कॉलिन, जिसने 95 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। तभी वो बोलता है कि अरे मैं तो कॉम्बैट एस रैंक हूँ, मैं तो सपोर्ट भी नहीं हूँ, फिर भी मैं सेकंड ही आया हूँ, तो फर्स्ट कौन है। तभी हमारे प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं गहरी सांस लेके रैंक 1 में है प्लूटो, वो भी 1000 पॉइंट्स के साथ। तभी चारों तरफ से नाटा चा जाता है और सब बोलते हैं कि क्या 1000 पॉइंट, द एकेडमी का तो रिकॉर्ड बस 97 था, अब सीधा 1000 पॉइंट, आखिर उसने ऐसा किया कैसे। तो क्या ये ताकत है 200 टैलेंट पॉइंट होने की। सभी सब चौंक के बोलते हैं प्लूटो, जो इलाइट क्लास में 200 टैलेंट पॉइंट वाला बंदा, जिसने एक सी रैंक की क्लास अवॉर्ड नहीं की थी। फिर लूना भी चौंक के बोलती है 1000 पॉइंट्स, प्लूटो वो तो कोई अलग ही लेवल में खेल रहा था। फिर वो एस रैंक का बंदा, कॉम्बैट वाला बंदा सोचता है कि हाँ 1000 पॉइंट स्कोर करने के लिए तो उसे लिटरली 33 ब्रोंज सोल्जर्स को 1 मिनट में मारना पड़ेगा। अगर वो तो बस एक सी रैंक है और इतनी ताकत अगर वो एस रैंक का होता तो वो क्या तबाही मचाता। फिर हमारा ए रैंक का बंदा भी पूरा चौंक जाता है, अलग ही सदमा में चला जाता है और बोलता है कि कैसे, आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो हमारे एमसी को देख के पूरा कांपने लगता है। फिर हमारा एमसी उसे देख के बोलता है चल अब तूने शर्त हार गई है तो अब शुरू हो जा। फिर हमारा ए रैंक का बंदा भी बोलता है कि तुमने तुमने चीटिंग की है, ये तो नामुमकिन है कि एक सी रैंक का बंदा इतना ज्यादा स्कोर कर सकता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि कहाँ पीछे कहाँ हट रहे हो। फिर सभी के सभी स्कूल में एड्रियन वो बोलने लगते हैं कि क्या हुआ एड्रियन, मैंने सुना कि प्लूटो ने तुमसे ज्यादा स्कोर किया है और तुमने एक शर्त लगाई थी जिसमें जो भी हारेगा वो कुत्तों की तरह भौंकेगा पूरे स्कूल के सामने। फिर तभी आपस में बच्चे लोग बोलने लगते हैं कि अरे ऐसा उससे मत बोलो किसने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक सी रैंक का बंदा फर्स्ट में आ जाएगा, वो भी अकेले ही अकेले 1000 सोल्जर समन का रिकॉर्ड बना देगा, जो कि पिछले बार 97 का ही था बस। और फिर कुछ लोग और बोलते हैं कि मुझे तो मजा आने वाला है, ये एड्रियन हमेशा दिमाग खराब करता था, अब इसे भौंकते हुए देख के मुझे बहुत मजा आएगा। फिर एड्रियन पीछे फिसल के गिर जाता है और चौंकते हुए बोलता है ये तो नामुमकिन है, एक सी रैंक का नेक्रोमैंसर इतना ज्यादा स्कोर कर सकता है, मुझे झूठ मत बोलो, तुमने ये स्कोर खरीदा है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी बच्चे लोग उसे चिढ़ा के बोलने लगते हैं कि एड्रियन अब शर्त हार गए हो तो इसे मान भी लो। फिर सभी लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, बैट तो बैट होती है, शर्त तो शर्त होती है। फिर हमारे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसने भी फर्स्ट स्कोर किया है उसे एक एपिक ग्रेड की गियर मिलने वाली है अजूरो ड्रैगन गिल्ड की तरफ से। फिर वो प्लूटो को स्टेज में बुलाते हैं। फिर प्लूटो हमारे ए रैंक के बंदे को देख के बोलता है कि मैं तो अपने एक भी सांस तुम पे वेस्ट नहीं करने वाला, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। तभी हमारा एमसी एड्रियन को देख के बोलता है कि तुम जैसे लोगों से तो मुझे यही उम्मीद थी, दफा हो मेरी नजरों से। फिर तभी सभी स्टूडेंट आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि प्लूटो तो दरिया दिल निकला, वो तो एड्रियन को ऐसे ही जाने दे रहा है। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि बिल्कुल सही कहा, अगर एड्रियन जीतता वो तो प्लूटो को पक्का भोगने के लिए मजबूर करता ही करता। फिर एड्रियन प्लूटो को बोलता है कि प्लूटो, तभी एड्रियन हमारे प्लूटो को बोलता है प्लूटो मेरी बात याद रखना, मैं एक ए रैंक
रैंक हूँ, मैं तुम्हें सरपास करके ही रहूंगा और तब मैं तुम्हें 10 गुना दर्द पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना की जगह 100 गुना दर्द पहुंचाऊंगा। इससे भी घिनौना मैं करूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर तभी हमारा एमसी भी मुट्ठी खींच लेता है अपना और अपना ऑरा रिलीज करके एड्रियन की तरफ देखता है, जिससे हमारा एड्रियन तो डर के मारे पीछे वही भाग जाता है। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है स्टेज की तरफ। तभी प्रिंसिपल हमारे एमसी के कंधे में हाथ रख के बोलते हैं, बहुत अच्छे प्लूटो, बहुत अच्छे। रही बात फर्स्ट प्लेस के रिवॉर्ड की, तो अज़ूरो ड्रैगन गिल्ड ने 3 गियर चुनने के ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कौन फर्स्ट आने वाला है, इसलिए तुम तीनों में से कोई एक चुन सकते हो। फिर हमारा एमसी तीनों की तरफ देखता है और सोचता है कि चेस्ट प्लेट और लॉन्ग स्वॉर्ड तो टैंक और वॉरियर के लिए है, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है। फिर वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा। फिर वो मून व्हील रोब को चुनता है, जो कि एपिक में है और उसका इफेक्ट ये है कि वो 50 एमपी देता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि 50 एमपी मून व्हील की तरफ से, इसका मतलब मैं अब और 50 सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। और तुरंत ही वो उस मून माइल वेल को पहन लेता है। फिर हमें हमारे एमसी का स्टैट्स दिखाया जाता है और प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि प्लूटो अरोरा एकेडमी डे 1 रूकी टेस्ट का चैंपियन है। फिर पूरे स्कूल में सब बच्चे प्लूटो को चीयर अप करने लगते हैं कि प्लूटो प्लूटो। फिर इन्हें देख के प्लूटो भी मुस्कुरा देता है। फिर हमारे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि रूकी टेस्ट अब खत्म हुआ, लेकिन गिल्ड टेस्ट अगले ही महीने में है, इसलिए सभी लोग डंजन में जाके लेवल अप करते ही रहो ताकि तुम्हें तुम्हारे ड्रीम गिल्ड में ज्वाइन कर पाओ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक टूटे फूटे अपार्टमेंट की तरफ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी के रूम की तरफ, जहाँ पे वो हमारे एल्डर के दिए हुए ब्लेसिंग की यूज करता है और अपने मन में सोचता है कि टेक्स्ट बुक में लिखा था कि अगर हम अपना एमपी इस ब्लेसिंग की के अंदर डाले तो इसकी वजह से एक रिफ्ट कहीं भी खुल सकती है। फिर हमारा एमसी एल्डर की बात याद करने लगता है कि एल्डर ने कहा था कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम ब्लेसिंग रिफ्ट में जाने से पहले एक हीलर को ढूंढ लेना जरूर। लेकिन फिर हमारा एमसी बोलता है कि प्रेजेंट में हमारा एमसी बोलता है कि सॉरी एल्डर, लेकिन मैं तो कोई भी हीलर के बिना ही जाने वाला हूँ रिफ्ट के अंदर। और ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा है ब्रो, ना ही मेरा वीडियो वायरल जा रहा है। मैं क्या ही करूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज कर देना भाई, और कमेंट भी कर देना अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो।